ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 100% बोर्ड पर आधारित पेपर की। और आप सभी को पता है कि आपका जो फिजिक्स का पेपर है वो 4 फरवरी को है, और जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक दिन का गैप है। तो जिन भी बच्चों को फिजिक्स में कोई भी डर लग रहा हो या उन्हें यह लग रहा है कि हमारी तैयारी नहीं हुई है, तो आज से और अभी से हमारी जितनी भी क्लासेस चल रही हैं, एक एक क्लास को आप अच्छे से देखिए और उन चीजों को तैयार करिए। 100% इस बात की गारंटी है कि आपका जो एक दिन का गैप है उसमें आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा और आपको कुछ भी नया पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना पड़ेगा, और उस रिवीजन से आप एग्जाम में फिजिक्स के हर एक क्वेश्चन का जवाब देकर आओगे एकदम अच्छे से, और वो भी पूरे अंक के साथ। ठीक है, तो चलिए बच्चों, एक बार सभी लोग इस वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए और करते हैं सेशन को स्टार्ट बिना किसी देर के। ठीक है, एक बार बेटा आप सभी लोग इस सेशन को जल्दी से लाइक और शेयर फटाफट कर दीजिए। सबसे पहली बात यह है कि आज के इस सेशन में जिस हिसाब से आपके बोर्ड का पेपर होगा, उसी तरीके से आज के इस वीडियो में पूरा एक पेपर सॉल्व करने वाला हूं 1 बाय 1। यानी एमसीक्यू क्वेश्चन से लेके आपके डेरिवेशन, न्यूमेरिकल, अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय सभी प्रकार के प्रश्नों को एकदम अच्छे से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपकी तैयारी है तब भी आपको समझ में आएगा, आपकी तैयारी नहीं भी हुई है तब भी एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, इस बात की पूरी 100% गारंटी। बस आप सभी लोगों को वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, कहीं भी एक सेकंड के लिए बेटा वीडियो को स्किप मत करना। चलिए आते हैं, सबसे पहला हम आपको पूरा पेपर दिखा देते हैं कि आपके पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन हैं। ठीक है, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं खंड का वाले में, ठीक है, खंड आ, इसके अंदर आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है। ठीक है, उसके बाद बहुविकल्पीय के बाद यहां आप देख रहे हैं 1 नंबर वाले अति लघुत्तरीय वाले प्रश्न है आपके। ठीक है, और 1 नंबर वाले अति लघुत्तरीय प्रश्न के बाद आप यहां पे देख रहे हैं आपके 2 नंबर वाले अति लघुत्तरीय प्रश्न है, उसके बाद फिर 3 नंबर वाले लघुत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है ये आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। तो ये आपके पूरे पेपर का क्वेश्चन है। ठीक है, आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हम एक एक करके सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है इन क्वेश्चनों का तो आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। हो गया 1 2 3। ठीक, उसके बाद आप इसका भी ले लो। हो गया, ठीक, चलिए नेक्स्ट पेज का ले लो। हो गया ना, चलिए अब देखिए सबसे पहली बात ये बेटा, जितने भी बच्चे नोट्स तैयारी नहीं हुई है या इन सब चीजों को लेके परेशान है, तो आप सभी लोगों के लिए इसके लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आप ब्रह्मास्त्र बैच ज्वाइन कीजिए, जिसकी फीस 15 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होने की खुशी में सिर्फ और सिर्फ 599 रुपए कर दी गई है। तो इससे कम प्राइस में आपको, ठीक है, कहीं मिलेगा नहीं। और दूसरी बात, इतना बेहतर कंटेंट आपको नहीं मिलेगा इस बैच में। कैसे आपको जुड़ना है, कैसे, ठीक है, वो सारी चीजें अभी हम आपको लास्ट में बता देंगे। चलिए आइए सबसे पहले हम लोग पेपर का एक एक क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन बहुविकल्पीय का, कह रहा है कि 100 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र को, ध्यान से बेटा क्वेश्चन को देखना, 100 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र को 10 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा। ठीक है, तो किसी भी संधारित्र में संचित ऊर्जा का जो फार्मूला होता है बेटा क्या होता है, U बराबर होता है 1/2 C × V², यानी कि ½ CV² होता है। अब आप क्वेश्चन में ये देखिए आपको दिया क्या है, यहां पे देखिए 100 माइक्रोफैरड धारिता दिया है, यानी C बराबर 100 माइक्रोफैरड। अब 100 माइक्रोफैरड को आपको किस में कन्वर्ट करना है, SI यूनिट में, यानी कि फैरड में। तो ये क्या हो जाएगा 100 × 10⁻⁻6 फैरड। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, संधारित्र को 10 वोल्ट, यानी V का मान कितना दिया है, 10 वोल्ट दिया हुआ। तो सब कुछ हमें मिल गया फार्मूले के अकॉर्डिंग। अब फार्मूले में सभी का वैल्यू रख दीजिए। तो U बराबर कितना हो गया 1/2, C का मान कितना है 100 × 10 की पावर कितना बेटा -6, और इंटू V का मान कितना है 10 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको इससे कैंसिल करोगे कितना आएगा 50। कितना आ गया, हो गया हमारे पास 50 गुणे, अब देखो यहां 10 की पावर 2, 10 की पावर 2, यहां पर 10 की पावर 2 है और यहां पर 10 की पावर -6 है, तो -6 + 2 कितना हो जाएगा 10 की पावर -4, और यहां पे एक 0 है तो 10 की पावर को क्या करेगा, एक बढ़ाएगा। अगर हम दशमलव यहां लगा दें 5.0 × 10 की पावर, अब -4 है, -4 में एक जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा -3, यानी देखो -4 + 1 तो कितना हो गया 5.0 × 10 की पावर -3
जूल। अब बताओ कौन सा आंसर आपका सही हुआ, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। यहां पे आपका एकदम करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक है, 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक किसकी तरीके से बिहेव करता है या किसकी तरीके से व्यवहार करता है। इसका जवाब 100% उम्मीद है कि सभी बच्चों को आता होगा, एकदम करेक्ट जवाब देंगे, बहुत बढ़िया, ठीक है। क्या है, विद्युत रोधी। किस प्रकार का विद्युत रोधी पदार्थ होते हैं। चलिए आगे बढ़े बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, यह है आपके स्क्रीन पर, एक कुंडली के लिए स्वाप्रेरकत्व यानी किसी भी कुंडली का जो स्वाप्रेरकत्व होता है L इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2 मिली हेनरी। अब मिली हेनरी को आपको क्या करना है, हेनरी में कन्वर्ट कर लेना है, यानी कि 2 गुणे 10 की घात -3 हेनरी, ठीक है। आगे कह रहा है उसमें धारा प्रवाह की दर 10 की घात 3 एम्पियर पर सेकेंड है। प्रवाह की दर का मतलब हो गया धारा परिवर्तन की दर, धारा प्रवाह की दर का मतलब हो गया di/dt। di/dt का मान कितना दिया है, 10⁻³ एम्पियर पर सेकेंड दिया हुआ है, एम्पियर पर सेकेंड दिया हुआ, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल E का मान बताना है। आप जानते हैं E बराबर क्या होता है, L इंटू di/dt, L इंटू di/dt। अब L का मान कितना दिया बेटा, 2 गुणे 10 की घात -3 और उसके बाद di/dt का मान इंटू 10⁻+3। अब देखो ये -3 ये +3 कैंसिल हो गया, बचा कितना हमारे पास, 2 वोल्ट। कौन सा आंसर सही हुआ, 2 वोल्ट एकदम करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है बेटा सभी का। तो एक बार बेटा आप सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए और कमेंट सेक्शन में अपना अपना जवाब जरूर दीजिएगा कि 6 में से किसके कितने सही हुए। कितने क्वेश्चन हमने किए, 1 2 3 हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, वह घटना जो प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंगी प्रकृति दर्शाती है, यानी कि वह घटना जो प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति को दर्शाती है, इसमें से कौन सा है। पहला ऑप्शन दिया आपके पास व्यतिकरण, दूसरा विवर्तन, तीसरा ध्रुवण और चौथा जो है वो अपवर्तन है। तो आपको बताना है कि कौन सी ऐसी घटना है जिसके अंदर प्रकाश की जो प्रकृति है या जो नेचर है वो अनुप्रस्थ है। तो कौन सा होगा, बहुत बढ़िया जवाब बेटा आप सभी का, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ठीक है, यानी प्रकाश का ध्रुवण, ठीक है। ओके क्लियर है, चलिए आगे बढ़े, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फोटान का विराम द्रव्यमान, फोटान का विराम द्रव्यमान कितना होता है। अगर हम किसी फोटान की बात करें तो फोटान का विराम द्रव्यमान कितना होता है, जल्दी से बेटा सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में एक बार इसका आंसर बताएं। तो सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा अलग बताते हैं, गतिक द्रव्यमान कितना होता है किसी फोटान का, बोलो किसी फोटान का गतिक द्रव्यमान m बराबर क्या होता है, जल्दी बताइए बेटा कमेंट सेक्शन में। m बराबर होता है h/p, h/p, या यही होता है आपका h/c², h/c² होता है। लेकिन अगर बात करें किसकी, विरामावस्था की, किसकी, विरामावस्था की, यानी कि विराम अवस्था की बात करें तो फोटान का जो गतिक द्रव्यमान होता है वो कितना होता है बेटा, 0 होता है। कितना होता है, फोटान का विराम अवस्था में द्रव्यमान जो होता है 0 होता है और गतिक द्रव्यमान का फार्मूला ये है, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आएगा हो जाएगा एग्जाम में अच्छे से, बोलो जल्दी हाँ या ना, एकदम लाइक शेयर करते रहो बेटा, बहुत बढ़िया, गुड। कोटर अधिक संख्या में या अधिसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, तो ऐसा कौन सा अर्धचालक है जिसके अंदर बहुसंख्यक आवेश जो वाहक होते हैं वो होल या कोटर होते हैं, ठीक है। ऐसे हमने आपको 2 अर्धचालकों की बात करी थी, कौन कौन सी, एक आपका था n टाइप, ठीक है, और दूसरा आपका था p टाइप, ठीक। अब इसमें अगर हम बहुसंख्यक की बात करें, इसमें बहुसंख्यक या इसी को बोलते हैं अधिसंख्यक, बहुसंख्यक को ही क्या बोला जाता है, अधिसंख्यक, क्या बोलते हैं, अधिसंख्यक। तो n टाइप में अधिसंख्यक जो होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। और p टाइप में जो अधिसंख्यक होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, कोटर होते हैं, ठीक है। तो यहां से एक क्वेश्चन से आपके दोनों क्वेश्चन तैयार हुए,
ठीक है, तो अब किसकी बात कर रहा है? कोटर की। तो कोटर किस में जाएगा? पी प्रकार के अर्धचालक में, पी प्रकार के अर्धचालक में। ठीक है, एकदम करेक्ट सभी का, बढ़िया आंसर। चलिए बहुत बढ़िया। अब जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप सभी बताएं कि किसके कितने, यानी 6 आउट ऑफ 6 कितने बच्चों के 6 आउट ऑफ 6 आए, या इन 6 में से किसके कितने सही हुए, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं। चलिए आगे बढ़े बेटा अगले सवाल पर। अगला सवाल है आपका ये अति लघु उत्तरीय का। किसका है? अति लघु उत्तरीय का है। ठीक है, ये अति लघु उत्तरीय जो प्रश्न है ये टोटल आपके 6 प्रश्न है और हर एक क्वेश्चन बेटा 1 अंक का। कितने अंक का है? 1 अंक। तो इस प्रकार से टोटल 6 नंबर के आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। चलिए अब बात करते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन में? विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध बताइए। अब अगर हम बात करें विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, तो आपको याद होगा विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, यानी कि विभव प्रवणता के ऋणात्मक दर को, विभव प्रवणता के ऋणात्मक दर को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करती है? प्रदर्शित करती है, शो करती है या बताती है। तो किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है E बराबर वो होती है माइनस डेल्टा V अपान डेल्टा x। ठीक है, यानी विभव परिवर्तन की ऋणात्मक दर वैद्युत क्षेत्र के बराबर होती है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? इसका मात्रक हो जाएगा, देखो बेटा, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट बटे मीटर, या इसी को बोलते हैं न्यूटन बटे कूलम, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन बटे कूलम और V का मात्रक होता है वोल्ट और इसका मात्रक होता है मीटर। तो चाहे ये लिखो या यही होता है आपका न्यूटन बटे कूलम। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा सभी का? बहुत सही, एकदम करेक्ट जवाब सभी का। चलिए सभी बच्चों को बेहतर तरीके समझ में आया एकदम अच्छे से। चलिए आगे बढ़े अगले सवाल पर। संधारित्र में दूसरी प्लेट का क्या कार्य है? संधारित्र में दूसरी प्लेट का क्या काम है भाई? देखिए संधारित्र की अगर हम बात करें तो इस प्रकार से हमारा संधारित्र होता है, एक प्लस आवेशित होता है तो दूसरा क्या होता है? माइनस आवेशित होता है, यानी कि ऋणात्मक होता है। और दूसरी प्लेट कहां होती है बेटा? अर्थ से जुड़ी होती है। कहां से? अर्थ से। ठीक है, जिसे हम लोग अर्थिंग बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो दूसरी प्लेट का जो काम है वो पहली प्लेट के विभव के मान में क्या करना? कमी करना, जिससे संधारित्र की धारिता क्या हो? बढ़ सके। तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा? चलिए छापिए एकदम अच्छे से। संधारित्र की दूसरी प्लेट का कार्य, दूसरी प्लेट का कार्य पहली प्लेट के विभव को कम करना है। पहली प्लेट के विभव को कम करना, जिससे संधारित्र की धारिता बढ़ सके, जिससे संधारित्र की धारिता बढ़ सके। क्या हो? बढ़ सके, यानी संधारित्र में ज्यादा से ज्यादा आवेश स्थिर हो सके या ज्यादा से ज्यादा आवेश स्टोर हो सके। इसके लिए ये दूसरी प्लेट क्या करती है? संधारित्र के पहले प्लेट के विभव के मान में क्या करती है? कमी करती है। क्या करती है? इसका विभव घटाती है। ठीक है, समझ में आ गया? एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ समझते चलिए, बहुत बढ़िया। एक बार बेटा आप लोग सेशन को लाइक शेयर करते चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 8 मिली हेनरी स्वप्रेरकत्व प्रेरकत्व वाली कुंडली में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक, कुंडली के भीतर चुंबकीय क्षेत्र में कितनी ऊर्जा संचित होगी? किसी भी कुंडली की अगर हम बात करें तो जैसे मान लो ये हमारी क्या एक प्रकार की कुंडली है, ठीक, और इस कुंडली में कितनी धारा प्रवाहित हो रही बेटा? कितनी धारा? I बराबर 2 एम्पियर की। कितनी? 2 एम्पियर की। और इस कुंडली का जो स्वप्रेरकत्व यानी कि L है कितना दिया है? 8 मिली हेनरी। 8 मिली हेनरी। अब इस मिली हेनरी को आप हेनरी में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 8 गुणे 10 की घात -3 हेनरी हो जाएगा। ओके, कह रहा कुंडली में कितनी ऊर्जा संचित होगी? तो संचित ऊर्जा U बराबर क्या होता है? हाफ L इंटू आई स्क्वायर। हाफ L इंटू आई स्क्वायर। एकदम देखिए फार्मूले पर आधारित सवाल है। अब 1/2 L का मान कितना है? 8 गुणे 10 की घात -3। उसके बाद आई स्क्वायर, आई का मान कितना भाई? 2। तो 2 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा? यानी कि 2 का स्क्वायर।
ठीक। अब देखो 1 2 से 1 2 कैंसिल हो गया, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 कितना आ गया 16 गुणे 10 की घात -3 जूल। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, आई बात समझ में? एकदम फार्मूले पर आधारित सवाल था। ओके चलिए आगे बढ़े, एकदम परेशान मत होइए, नोट्स वगैरह सब कुछ आपको ऐप पे मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़े अगले सवाल पर। अगला है इलेक्ट्रॉनों के श्रांतिकाल पर तापक्रम के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। यानी कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसका अगर हम ताप बढ़ाएं यानी कि टेम्परेचर बढ़ाएं तो उसके श्रांतिकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। सिंपल सी बात समझो बेटा, हमने आपको क्या बताया, जैसे मान लो ये हमारा कोई चालक तार है, क्या है, ये हमारा कोई चालक तार है। अब इस चालक तार के अंदर क्या होते हैं, ढेर सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, और ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ये अनियमित रूप से क्या होते हैं, इस चालक के अंदर गति करते हैं, और अनियमित रूप से गति करते हैं और इस प्रकार से गति करते हैं कि इनका औसत ऊष्मीय वेग 0 होता है। लेकिन जब हम इनके सिरों के बीच विभवांतर लगाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, त्वरित हो जाते हैं, यानी कि एक्सीलरेट हो जाते हैं। ठीक, और जिसकी वजह से ये अपने आसपास के धन आयनों से टकराते हैं। तो दो क्रमागत इलेक्ट्रॉनों के बीच टकराने में जो समय लगता है उसी को श्रांतिकाल कहते हैं। अब सोचो अगर इसका हम ताप बढ़ा दें, इसका हम क्या करें, ताप बढ़ा दें, तो इलेक्ट्रॉनों का जो वेग है, वेलोसिटी है, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी जहां वो ज्यादा समय ले रहे हैं टकराने में, अब कम समय लेंगे टकराने में। तो जब टकराने में लगा समय कम हो जाएगा तो वही तो श्रांतिकाल है। तो श्रांतिकाल भी क्या होगा बेटा, कम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो चलिए लिखिए, ताप बढ़ाने पर श्रांतिकाल घटता है। श्रांतिकाल क्या होता है, घटता है। ठीक है, श्रांतिकाल का मान ताप बढ़ाने पर घट जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अगले सवाल पर। एकदम बेटा लाइक शेयर करते चलिए। यम द्रव्यमान के कण के साथ जुड़ी डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य यानी लैम्डा के संबंध में इसमें गतिज ऊर्जा के पदों में फार्मूला लिखना है। यानी कि कोई एम द्रव्यमान का कण है, ठीक, और उसकी तरंगदैर्घ्य लैम्डा है। उसका जो तरंगदैर्घ्य लैम्डा है, लैम्डा का फार्मूला उसके गतिक ऊर्जा के पदों में लिखना है। तो भैया लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा h अपान √2m इंटू के, 2m इंटू के, जहां h क्या है, प्लांक नियतांक है। इस h की अगर हम बात करें तो ये h क्या है बेटा, आपका प्लांक नियतांक है। और ये k क्या है, k दिया हुआ है गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है। और ये के बराबर होता है E इंटू वी, के बराबर क्या होता है, E इंटू वी। अगर यही चीज, यही फार्मूला आपसे विभवांतर के पदों में पूछ लेगा तो अब के की जगह क्या रखना, के की जगह E इंटू वी रख देना, दूसरा फार्मूला आ जाएगा। तो लैम्डा बराबर h अपान √2m E इंटू वी। ठीक है, ये आपका विभवांतर के पदों में फार्मूला हो गया। लेकिन हमसे पूछा क्या है, के पदों में, इसलिए सही आंसर ये होगा। ठीक है, तो अगर मान लो विभवांतर पूछेगा तो ये वाला, और गतिक वाला पूछा है तो ये वाला। ठीक है, आगे बात समझ में? चलिए ये हटा दे रहा है, ठीक है, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। आगे बढ़िए, किरचॉफ का धारा नियम, जल्दी से बेटा कमेंट सेक्शन में बताओ किरचॉफ का धारा नियम क्या है। ठीक है, और ये उम्मीद है कि 100% बच्चे जो है इसका एकदम करेक्ट जवाब देंगे। किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। यही है किरचॉफ का धारा नियम। और ये किसके संरक्षण पर आधारित है, यह भी कमेंट सेक्शन में बताना। तो किसके संरक्षण पर आधारित है, बहुत बढ़िया, आवेश संरक्षण पर। चलिए तो लिखिए इसका आंसर, किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग, समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग
शून्य होता है, बीजगणितीय योग शून्य होता है, ठीक है। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं समेशन i इक्वल टू 0। यही है किरचॉफ का धारा संबंधी पहला नियम, ठीक है। किरचॉफ का धारा संबंधी जो पहला नियम है यही है, और ये किसके संरक्षण पर आधारित है? आवेश संरक्षण पर। ठीक बात, एकदम अच्छे से बेटा सभी को समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल खंड सा वाला, यानी कि ये आपके 2 नंबर वाले अति लघुत्तरीय नहीं, ये आपके लघुत्तरीय कौन से हैं? लघुत्तरीय प्रश्न हैं। और कितने वाले? 2 नंबर वाले। तो 2 नंबर वाले आपके कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने नंबर के? 2, यानी कि 8 नंबर, ये आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। चलिए अब इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 1.5 गुणे 10 की घात 3 न्यूटन, सॉरी 1.5 गुणे 10 की घात 3 कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है, तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको क्या दिया है? Q बराबर दिया 1.5 गुणे 10 की घात -3 कूलाम, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है? इस पर बल कितना लग रहा है? 2.25 न्यूटन का बल लग रहा है, ठीक। अब कह रहा है इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आप जानते हैं E बराबर क्या होता है? F/Q। अब F का मान कितना है बेटा? 2.25 गुणे, अब सॉरी बटे Q का मान 1.5 गुणे 10 की घात -3, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या तरीका है? सबसे पहला काम क्या करो? दशमलव को हटा लो। दशमलव को हटाने के लिए क्या करो? सबसे पहला काम यह होना चाहिए कि अगर देखो ऊपर और नीचे बराबर स्थान पे दशमलव है तो दशमलव अपने आप हट जाएगा। अगर बराबर स्थान पे नहीं तो स्थान बराबर कर लो। यहां कर सकते हो 2.25 और 1.5। अब दशमलव के बाद अगर आप कितना भी जीरो लगा लें उसका कोई मतलब नहीं होता है, तो हम लगा ले रहे हैं बेटा एक जीरो, ठीक। और ये हो गया गुणे 10 की घात -3, ऑलरेडी है ये। अब यहां भी ऊपर 2 अंक, नीचे भी 2 अंक, दशमलव अपने आप हट जाएगा। ऊपर हो गया 225 और नीचे हो गया 150, ठीक। और ये 10 की पावर जो -3 है ये चला गया ऊपर, ये हो गया +3। अब देखो 5 से काट दो, ठीक है। 5 से अगर काटोगे तो 5 चौक 20, ठीक, और 50 25, इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा? 5 तिहाई 15 यानी कि 30, ठीक। अब अगर इसे 3 से काट दो तो 3 दाम 30 और 15 तिया 45, ठीक है। अब ये 10 की पावर, नीचे क्या है? 10 है, ऊपर जाएगा 10 की पावर -1 बन जाएगा, तो 10 की पावर +3 पहले से है, -1 और गया, कितना हो जाएगा? 10 की पावर +3 -1 यानी कि +2, कितना आ गया? 15 गुणे 10 की पावर 2, ठीक है, न्यूटन बटे कूलाम। ये आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल कर आ गई, ठीक है बेटा। क्लियर हुआ एकदम अच्छे से सभी का? बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल, अगला सवाल और भी इंटरेस्टिंग और मजेदार है। क्या कह रहा है? ध्यान दीजिए। किसी समय टी पर एक कुंडली से संबद्ध तात्क्षणिक चुंबकीय फ्लक्स फाई का मान दिया हुआ है। अब कह रहा है समय t बराबर 2 सेकंड, समय t बराबर 2 सेकंड, ठीक है, पर कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन अधूरा है। सेकंड पर कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। ये आपका पूरा क्वेश्चन है। अब प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर क्या होता है? E बराबर होता है d फाई अपान dt, या इसी को हम लिख सकते हैं d अपान dt। और फाई का मान देखो दिया हुआ है, तो फाई का मान कितना हो गया? 4t क्यूब माइनस 5t स्क्वायर माइनस 10t और प्लस 70, यानी कि इसको हमें t के सापेक्ष क्या करना है? इसका अवकलन कर देना है। तो इसका अवकलन करोगे कितना आ जाएगा बेटा? जो पावर होती है वो आके गुणे में हो जाता है और पावर एक कम हो जाता है अगर एक बार अवकलन होता है। तो
तो पावर 3 है, 3 से आगे गुणा हो जाएगा तो 4 3 12 और पावर 1 कम, 3 में 1 कम करोगे आ जाएगा 2, यानी कि 12t²। ठीक है, उसके बाद आगे कह रहा है इसमें देखो पावर 2 तो 5 दूनी 10t, यहां पे t है, t पे कुछ नहीं पावर मतलब 1, तो 10 1 के 10 -10, और फिर उसमें से 1 कम करोगे तो 1 में से 1 घटाओगे 0, t की पावर 0 का मतलब हो गया 1, और इसमें t नहीं है तो जिसमें t नहीं है वो उसका अवकलन जो है वो 0 हो जाएगा। अब समय कितना दिया है, t बराबर 2 सेकंड पर, तो अब यहां पे आप ऐसे लिख सकते हैं t बराबर 2 सेकंड, तो अब इसमें जहां जहां t है उसकी जगह 2 रख दो, कितना आ जाएगा, इसकी जगह 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर यानी 4 और 12 चौक 48। ठीक, उसके बाद यहां रखोगे 10 दूनी 20 -20 और -10 कितना आ गया 18 वोल्ट, कितना आया आंसर 18 वोल्ट। ठीक है, ये हो गया 20 10 30 माइनस में और 48 में से 30 गया, कितना आया 18, तो 18 वोल्ट आपका एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, आगे बात समझ में एकदम बहुत बढ़िया। इसी तरीके से बेटा सेशन को लाइक शेयर करते चलिए, जबरदस्त तरीके से एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दो जल्दी से। चलिए आगे बढ़े, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह है कि इलेक्ट्रॉनों के माध्य मुक्त पथ से आप क्या समझते हैं, इलेक्ट्रॉनों के माध्य मुक्त पथ से आप क्या समझते हैं। तो अभी अभी हमने बताया कि अगर हम किसी भी धातु की बात करें या किसी भी चालक की बात करें तो उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जब हम क्या करते हैं चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर लगाते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं आपस में टकराना शुरू कर देते हैं, तो यानी दो क्रमागत टक्करों के बीच मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा चली गई दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। ठीक है, एकदम अच्छे समझ में आ गया। चलिए लिख लीजिए, लिखिए किसी चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं, दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं, माध्य मुक्त पथ कहते हैं। और किसी भी चालक की अगर हम बात करें तो ये इसका औसत, और इसी माध्य मुक्त पथ को कभी कभी क्या बोला जाता है, तरंगदैर्घ्य भी बोल दिया जाता है। ठीक है, यही मुक्त पथ हमारा क्या होता है, लैम्डा होता है, मुक्त पथ कहते हैं। ठीक है, और अधिकांश धातुओं के लिए मैक्सिमम, अधिकांश धातुओं के लिए जो माध्य मुक्त पथ होता है वो 10 की पावर -9 मीटर की कोटि का होता है, मीटर की कोटि का होता है। ठीक है, कितने कोटि का होता है, 10 की पावर -9 मीटर की कोटि का होता है। या कभी कभी एग्जाम में अगर यह पूछ ले धातुओं का, ठीक है, माध्य मुक्त पथ कितना होता है तो आप आंसर क्या देंगे, 10 की पावर -9 मीटर। धातुओं का माध्य मुक्त पथ कितना होता है तो 10 की पावर -9 मीटर। या चालक धातुओं का तरंगदैर्घ्य कितना होता है तो 10 की पावर -9 मीटर। ठीक है, आ गई बात समझ में। चलिए आगे बढ़े बेटा अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कह रहा है कि शुद्ध अर्धचालक में जब कोई अपद्रव्य मिलाया जाता है तो क्या होता है। जब हम किसी भी शुद्ध अर्धचालक में कोई भी इंप्योरिटी मिलाते हैं या कोई भी अशुद्धि मिलाते हैं तो उस अर्धचालक की चालकता जो है क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, शुद्ध अर्धचालक में शुद्ध, चलिए हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं, चालकता बढ़ जाती, आप पूरा लिखेंगे। ठीक है, चालकता बढ़ जाती है।
ठीक है, हमने शॉर्ट फॉर्म में आंसर लिख दिया, आप पूरा लिखिएगा। शुद्ध अर्धचालक में जब कोई इंप्योरिटी या कोई भी अशुद्धि मिलाई जाती है तो क्या होती है, उसकी चालकता बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि इंप्योरिटी मिलाने से चालक के अंदर जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन अथवा क्वार्टरों की संख्या में वृद्धि होती है, जिससे इनकी चालकता क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, एकदम आसान और सिंपल सा जवाब। चलिए आगे बढ़े बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन खंडदा 3 नंबर वाला सवाल। ठीक है, 3 नंबर के सवाल ये आपके, ये भी लघुत्तरीय है और ये लघुत्तरीय कितने का है, 3 नंबर का है, तो ये लघुत्तरीय वाले प्रश्न। चलिए देखिए, इसमें से सबसे पहला क्वेश्चन आप ध्यान दीजिए। एक बार बेटा आप लोग सेशन को लाइक शेयर करते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की इस वीडियो में डिस्कस किए जा रहे हैं। इसी तरीके से एकदम 100% इसी तरीके से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आएंगे इसी पैटर्न पर। ठीक है, चलिए आगे बात करें। एक चालक में 6.4 एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है यदि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि स्मॉल n बराबर कितना दिया है, 8 × 10⁻24 प्रति मीटर। ठीक, ओके। आगे कह रहा है इसमें धारा कितनी है, 6.4 एम्पियर। कितनी धारा है, 6.4 एम्पियर। कह रहा है धारा का अनुगमन वेग ज्ञात कीजिए, यानी हमें आई का मान ज्ञात करना, सॉरी अनुगमन वेग यानी कि वीडी का मान ज्ञात करना। तो आप क्या फार्मूला जानते हैं, आई बराबर NEA VD, आई बराबर NEA VD। इस फार्मूले से आप यहां से क्या करेंगे, अनुगमन वेग VD का मान निकालेंगे। क्या करेंगे, अनुगमन वेग VD का मान निकालेंगे। तो चलिए जल्दी से बताइए कितने बच्चों का ये क्वेश्चन हो जाएगा, जल्दी बताओ बेटा, कमेंट सेक्शन में फटाफट इसका आंसर दीजिए। कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे। चलिए फटाफट से सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बताएं सॉल्व करके। चलिए टाइम लग रहा, आराम से सॉल्व करके इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, तो 3 नंबर वाले जितने भी सवाल हैं इन सभी क्वेश्चनों को आपको हल करना। अब आगे देखिए, कह रहा किसी सेल के विद्युत वाहक बल तथा इसके सिरों के बीच, किसी सेल के विद्युत वाहक बल तथा इसके सिरों के बीच विभवांतर यानी कि टर्मिनल विभवांतर में संबंध का सूत्र स्थापित कीजिए। तो क्या होता है भाई, E बराबर विद्युत वाहक बल, E बराबर क्या होता है, जल्दी से बताएं कमेंट सेक्शन में, सभी बच्चे जल्दी बताइए भाई क्या होता है। E = V - IR होता है या V + IR होता है, जल्दी से बताइए, जल्दी से सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में बताइए। होता दोनों है लेकिन कब कौन सा होता है, जल्दी से देखते हैं कितने बच्चों का सही जवाब आता है। जल्दी से बेटा आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करें। चलिए बहुत सही, देखिए होता दोनों है लेकिन कब कौन सा होता है, अगर सेल के द्वारा धारा ली जा रही है। ठीक है, अगर धारा ली जा रही है तब ये वाला ऑप्शन सही होगा, यानी ये है। और अगर धारा नहीं ली जा रही है, अगर धारा नहीं ली जा रही है यानी कि सेल से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, उस कंडीशन में ये होता है। ठीक है, आगे बात समझ में, तो दोनों आप मेंशन करेंगे, पूरा इसका क्या करना है, डेरिवेशन करना बेटा, डेराइव करना है। और ये जितने भी डेरिवेशन वाले आपके सवाल हैं, हर एक सवाल का आंसर आपको डेरिवेशन की जो सीरीज चल रही है उसके अंदर पूरा एकदम 100% एक्सप्लेनेशन के साथ, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ मिलता रहेगा। ठीक है, और मिल भी रहा है। ठीक है, तो इसीलिए सभी बच्चे, जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, एक भी क्लास फिजिक्स की आप लोग मिस मत करिएगा। जितनी भी डेली क्लास होती है सबको एकदम अच्छे से बेहतरीन ढंग से अटेंड करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, अगले सवाल पे देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है, एक तरीके से देखा जाए ये भी डेरिवेशन ही है। V भुजा वाले एक घन के प्रत्येक शीर्ष पर Q कूलाम का आवेश,
ठीक है, विन्यास के कारण घन के केंद्र पर विद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। विद्युत विभव तथा वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो वैद्युत क्षेत्र तो बेटा आपका हो जाएगा 0। जैसे मान लीजिए ये आपका कोई घन है, ठीक, अब इस घन के प्रत्येक कोने पर Q कूलाम का आवेश स्थित है। कितना आवेश है? Q कूलाम का, यानी Q कूलाम यहां, Q कूलाम यहां, Q कूलाम यहां, Q यहां, ठीक। तो हर एक कोने पर Q कूलाम का आवेश स्थित है। अब कह रहा है इसके केंद्र पर, मान लेते हैं ये इसका केंद्र O है, ये इसका केंद्र O है, इसके केंद्र पर विभव का मान ज्ञात करना है। तो अब आपको क्या करना है, इसके केंद्र से इस आवेश की दूरी निकाल लो, इस आवेश की दूरी निकाल लो, इस आवेश की दूरी, इस आवेश की दूरी, इस आवेश की, इस आवेश की। तो जितने भी आवेश हैं हर एक आवेश की केंद्र से क्या करिए, दूरी निकाल लीजिए, और हर एक आवेश की केंद्र से जो दूरी होगी वो एकदम बराबर होगी, एकदम बराबर होगी। ठीक, अब हर एक आवेश के कारण जो विभव आएगा वो कितना हो जाएगा, Q बटे R। मान लीजिए अगर दूरी R है तब, अब सबके कारण विभव V बराबर सभी प्लस है, तो V1 प्लस V2 प्लस, इस प्रकार से क्या हो जाएगा, सभी को जोड़ लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में चलिए। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो तीव्रता इसके अंदर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े एकदम डेरिवेशन वाले सवाल में। ठीक है, डेरिवेशन की जो सीरीज चल रही है उसके अंदर इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़े। अगला देखिए, नाभिकीय संलयन से क्या तात्पर्य है? हो जाएगा बच्चों, जल्दी बताइए, हाँ या ना? हो जाएगा ना, बहुत बढ़िया, गुड। अब आगे कह रहा है समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र के दोलनों की आवृत्ति दे रखी है तथा इसका आयाम दे रखा है, यानी E बराबर दे रखा आपको 30 वोल्ट। कह रहा तरंग में चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, यानी B बराबर निकालना, तो B बराबर होता है E बटे C। B बराबर क्या होता है, E बटे C। इसी फार्मूले पर रखिए खट से इसका आंसर। ठीक है, चलिए, और C क्या है, प्रकाश की चाल है। C क्या है, प्रकाश की चाल। आगे बढ़े अगला, प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके नियम लिखिए। कितना आसान सवाल है, कक्षा 10 वाले इस क्वेश्चन का 100% सही जवाब लिख देंगे। बोलो, आसान है ना, बहुत बढ़िया, चलिए हो जाएगा। आगे कह रहा है एक उभयोत्तल लेंस 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच से बना है, दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या जो है 20 सेंटीमीटर है। कह रहा है लेंस की क्षमता का अनुपात ज्ञात कीजिए जब इसे हवा में रखा जाए और इसे 1.25 वाले अपवर्तनांक के दरों में डुबोया जाए। तो सबसे पहले आप क्या करिए, इस लेंस का हवा में फोकस दूरी, हवा में F और जल में F निकाल लीजिए, और जल में फोकस दूरी निकाल लीजिए, जल में फोकस दूरी। और फोकस दूरी कैसे निकलेगी, डायरेक्ट फार्मूले पे निकल जाएगा। ठीक, अब क्षमता पूछा है तो हवा में यानी कि एयर, पी एयर बराबर क्या हो जाएगा, 1/F एयर, हवा में फोकस दूरी, और इसकी क्षमता बटे पी वाटर बराबर 1/FW। यानी इन दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा, P हवा बटे P वाटर बराबर हो जाएगा F वाटर बटे F हवा। ठीक है, तो जल में फोकस दूरी बटे हवा में फोकस दूरी का जो अनुपात होगा वही दोनों, ठीक है, वही लेंस के हवा में क्षमता और पानी में क्षमता का अनुपात होगा। ठीक है, आगे बात समझ में। फोकस दूरी का फार्मूला 1/F = n-1 इंटू क्या होता है बताइए, 1/R1 - 1/R2। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला सवाल ये है आपके स्क्रीन पर, ध्यान दीजिए। देखिए ये उभयोत्तल लेंस की बात कर रहा है, इस प्रकार से आपका लेंस है। ठीक है, उभयोत्तल, ठीक है, उत्तल लेंस की नहीं बात कर रहा, उभयोत्तल। ठीक है, अब इसकी फोकस दूरी अगर आप R1 लेंगे, इसकी फोकस दूरी R2 लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, एक की फोकस दूरी R1 प्लस में होगी और ये जो इसकी फोकस दूरी आएगी, सॉरी वक्रता त्रिज्या आएगी, ये नेगेटिव में होगी। क्यों, क्योंकि ये इस साइड है, इस साइड है। अगर यहां हम क्या चिन्ह परिपाटी का नियम देखें तो इसकी वक्रता त्रिज्या इधर आएगी R2 की, तो यहां माइनस चिन्ह जो है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो जब बीच में प्लस हो जाएगा तो फार्मूला यही होता है, यहां क्या हो जाएगा, 1/20 + 1/20। ठीक है, चलिए आगे।
नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम लिखिए अथवा कार्यफलन तथा देहली आवृत्ति की व्याख्या कीजिए। अब देखिए, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम की अगर व्याख्या करनी है तो बहुत आसान है। क्या है? जब कोई निश्चित आवृत्ति या निश्चित तीव्रता का प्रकाश किसी धातु की सतह पर आपतित होता है तो धातु की सतह से मुक्त इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। इस क्रिया को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। ठीक है, अब इसके लिए क्या क्या आवश्यक शर्तें हैं, क्या 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 नियम है, वो आप पॉइंट वाइज लिख दीजिए। एकदम करेक्ट, 3 नंबर का सवाल। या अगर इसमें आपको दिक्कत आ रही है तो कार्यफलन किसे कहते हैं? आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम ऊर्जा जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके उसे कार्यफलन कहते हैं। और देहली आवृत्ति वह न्यूनतम आवृत्ति जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके उसे देहली आवृत्ति कहते हैं। ठीक, एकदम दो लाइन की परिभाषा। चलिए अब ये देखिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पर आधारित एकदम सवाल है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अगर आपने अच्छे से पढ़ा तो इस क्वेश्चन का आंसर एकदम आसानी से आ गया। अगला देखिए, अब देखिए इसमें 2 क्वेश्चन पूछ लिया, एक n बराबर 1 2 3 4 5 और अनंत के लिए, और विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण द्वारा हाइड्रोजन के परमाणु उत्सर्जन की लाइमन तथा बामर श्रेणी प्रदर्शित कीजिए। लाइमन और बामर, ठीक है। जब उच्च ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर में संक्रमण होता है तो लाइमन, और जब उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरे में संक्रमण होगा तो बामर। ठीक, चलिए आगे कह रहा, परस्पर में रखे हुए 2 पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र स्थापित कीजिए, यानी 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। ये फार्मूला क्या करना है? डेराइव करना है। ठीक है बेटा, और डेरिवेशन की सीरीज में इसका पूरा डिटेल में आंसर मिलता रहेगा आपको। चलिए आगे देखिए, अब देखिए आइए 5 नंबर वाले, जो 5 नंबर वाले आपके सवाल हैं इसमें देखिए आपके कितने क्वेश्चन फंस रहे हैं। जल्दी देखिए भाई, एक बार बेटा आप लोग जोरदार तरीके से सेशन को शेयर कर दो। क्या है? स्थिर वैद्युतिकी में गॉस का नियम, एकदम बोला था ना 100% एक सवाल गॉस के नियम से फिक्स है। अथवा में पूछा है गॉस की प्रमेय की सहायता से 2 बिंदुओं के बीच कार्य करने वाले बल के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। अब जितने भी बच्चे देख रहे हैं एक बार सेशन को शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये क्वेश्चन गॉस का कौन सा अनुप्रयोग है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा या 5वां जो हमने आपको कराया है, बताइए, या उसका नाम लिख दीजिए सीधे सीधे। बोलो। अरे बच्चों क्वेश्चन घुमा के पूछा है, ये गॉस के नियम की सहायता से कूलाम के नियम की उत्पत्ति वाला अनुप्रयोग है, लेकिन वही देखो अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, इसमें कौन सा प्रूफ करना है? कूलाम के नियम का। ठीक है, याद आया? दिमाग पे जोर पड़ा? चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए, हो जाएगा ना, धारावाही लंबी पन्नलिका के स्वाप्रेरकत्व सूत्र। ठीक है, अब इसी में अथवा करके दिया है चोक कुंडली। ठीक है, अब चोक कुंडली के लिए अगर हम आपको बात करें तो कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं चाहेगा, तो चोक कुंडली की बात ही खत्म करो। धारावाही लंबी पन्नलिका के, ठीक है, स्वाप्रेरकत्व का जो सूत्र होता है सबसे आसान है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पे देखिए क्वांटम मॉडल के आधार पर प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन, ये वाला समीकरण आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण हमने क्या बताया था, और क्वांटम फिजिक्स के आधार पर, यानी कि बात वही है, सिर्फ और सिर्फ आपको गुमराह या थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए क्वांटम फिजिक्स की बात कर दिया है। क्वांटम फिजिक्स का मतलब वही चीज है कि जो ऊर्जा है, यानी कि जो विकिरण है, प्रकाश से जो चलने वाली ऊर्जा है वो छोटे छोटे पैकेट के रूप में यानी बंडल के रूप में चलती है। वही तो है क्वांटम फिजिक्स, यही बात करती है कि जो सूर्य से हमें ऊर्जा मिल रही है वो छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में मिल रही है, ये क्वांटम फिजिक्स। ठीक है, कुछ अलग नहीं है, तो पूरा डेरिवेशन आपको सेम टू सेम वही करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। इसमें देखो अथवा ब्रूस्टर का नियम दिया है। ठीक है, अब इसमें इस सबसे आसान सवाल ये ब्रूस्टर के नियम की जरूरत ही नहीं है। आगे बढ़िए, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए तथा उनकी कमियों का उल्लेख कीजिए, अथवा ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अर्धचालक और चालक, अचालक तथा अर्धचालक तीनों में अंतर ऊर्जा बैंड के आधार पर। और बहुत अच्छी तरीके से क्लास के अंदर इसको मैंने एक्सप्लेन किया था, हो जाएगा ना। अब चाहे ये करो, दोनों एक्सप्लेनेशन अच्छे से मैंने किया था, चाहे ये करो। ठीक है, तो अब सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में बताइए कि अब आपके फिजिक्स का जो डर है
वो कुछ कम हुआ या नहीं। जैसा कि आप सभी को पता है कि 4 फरवरी को आपके फिजिक्स का पेपर है और सिर्फ एक दिन का गैप है, और सभी बच्चों से सिर्फ हम एक ही बात करेंगे कि डरने से बेहतर है आप हमारे साथ डेली लाइव क्लास अटेंड कीजिए, आपका एकदम डर खत्म हो जाएगा और फिजिक्स में आप अच्छा अंक स्कोर करेंगे। ठीक है, चलिए उसके लिए सबसे पहला काम बेटा देखिए आप लोगों को यह करना है कि जो बच्चे अभी तक शुभम क्लासेस के किसी भी बैच से नहीं जुड़े हैं वो शुभम क्लासेस के ब्रह्मास्त्र बैच से जुड़े, जिसके अंदर 45 दिन के ठीक है अंदर पूरे सब्जेक्ट की लेसन नंबर 1 से कंप्लीट तैयारी करा जा रही। सबसे पहले आपको चैप्टर का 1 शॉट मिलता है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर आपको टॉप 100 सेलेक्टेड क्वेश्चन, यानी जो बच्चे एग्जाम में पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना चाहते हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं, उनके लिए टॉप 100 सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद आपको पिछले 3 साल के पेपर का पूरा लाइव सोल्यूशन और मोस्ट इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर का सोल्यूशन, उसके साथ स्पेशल ट्रिक, यानी कि एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा या कोई क्वेश्चन तैयार नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उसको कैसे तैयार करें, या मान लो अगर एग्जाम में पहुंच गए वहां नहीं आ रहा तो उसको कैसे सॉल्व करें, कैसे लिखें कि हमें उस पर कुछ नंबर मिल जाए, वो सारी चीजें, कॉपी कैसे लिखे, वो सारी चीजें आपको इस स्पेशल ट्रिक के अंदर बताई जाएंगी। ठीक है, और 15 लाख पूरे होने की खुशी में इस बैच की जो प्राइस है सिर्फ 599 रुपए हुई है, और ये 599 रुपए सिर्फ 3 दिन के लिए है, 10, 11 और 12 दिसंबर के लिए। ठीक है, तो आप लोग बेटा बिना देर किए इसके बाद 13 दिसंबर को वापस से 799 रुपए जो पहले वाली प्राइस थी वही हो जाएगी। ठीक है, तो जितने भी बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं इन मौके का लाभ उठाइए और आप बैच से जुड़िए। ठीक है, जुड़ना कैसे है, इसके लिए आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पे सर्च करना शुभम क्लासेस है, 1 लाख से ज्यादा डाउनलोड वाला ये ऐप आपको दिखेगा, डाउनलोड करके अपना नंबर लॉगिन करिए, बैच खोलिए ब्रह्मास्त्र, वहां पेमेंट का ऑप्शन आएगा, डायरेक्ट पेमेंट करिए, बैच से जुड़ जाइए। या अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो ये ऑफिशियल नंबर दिया गया है, इस पर आप पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं या फिर कांटेक्ट कर सकते हैं कि सर हमें आपके बैच से जुड़ना है, कैसे क्या करना होगा, सब कुछ जो है आपको टीम बता देगी। ठीक है बेटा, ओके। तो आज का ये सेशन आपको कैसा लगा, पसंद आया? सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में इसी तरीके के धमाकेदार वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।